हेलो साथियों, आप सभी लोगों को द यूथ क्लासेज में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए मैं आज क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ। तो जिस तरह से क्लास 12th के सभी ऑर्गेनिक चैप्टरों को आप ध्यान से देख रहे हैं, सभी वीडियो को पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरह से अपने छोटे भाइयों 11th वाले बच्चों का भी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और 11th वाले बच्चे ध्यान दें, ये जो वीडियो है, ये लेक्चर है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर है। तो मैं आप लोगों को इस यूथ क्लासेज में, मैं पवन यादव, इस यूथ क्लासेज में आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं के साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि यह चैनल के माध्यम से आप सभी लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि विषयों का अध्ययन बहुत बढ़िया से, बखूबी तरीके से और अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ आप अध्ययन करेंगे। क्लास 11th, 12th, 9th और 10th की भी वीडियो इसमें डाली जा रही है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इस चैनल को अधिक से अधिक दूसरे जगह पहुंचाएं, ताकि जो आपके छोटे भाई 9th, 10th वाले हैं वो भी इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो या अन्य सब्जेक्टों को आसानी से अध्ययन कर सके। कहा जाता है, आप लोगों के लिए एक छोटा सा मैं बात बताना चाहूंगा कि यह दुनिया पूरी तरह से ऑनलाइनों से घिर चुकी है, और इसीलिए मैं ऑनलाइन के क्लासों में ऑफलाइन जैसा मजा मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो क्लास 11th के पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, और इस वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू डेली बाय डेली एक एक कंटेंट आपके पास पहुंचता रहेगा, और पूरी तरह से कुछ ही समय के बाद देखेंगे कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिगिन हो गया। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और किसी दूसरे के पास जरूर भेजिए, ताकि वो भी देख करके और इस वीडियो को आसानी से समझ सके। इस वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहा जाता है कि हो चुका आगाज रण का, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो कहा जाता है कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है बारी। हो चुका आगाज रण का, एक बार मैं बताना चाहूंगा कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है बारी। जीत उसी की होगी, कामयाबी उसी को मिलेगी, जो है संघर्ष, जिसकी संघर्ष है जारी। हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है बारी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की है बारी। जीत उसी की होगी, जीत उसी की होगी, जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्लास 11th के लिए है, लेक्चर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए मैं इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। इस टॉपिक में हम लोग पहले ऑर्गेनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बनिक रसायन होता क्या है, कार्बनिक रसायन में कौन कौन से तत्व भाग लेते हैं, कार्बनिक रसायन बना कैसे है, कार्बनिक रसायन का डिफिनीशन क्या होता है, इत्यादि चीजों की जानकारी हम इस टॉपिक में लेंगे। फिर दूसरा है कि जब कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक रसायन जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हम कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर कार्बनिक यौगिक में कितने तत्व पाए जाते हैं, उनकी संख्या देखेंगे। उसके बाद उस कार्बनिक यौगिक में बंध कौन सा पाया जाता है, किस प्रकार के बंध पाए जाते हैं, किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बॉन्ड किस तरह से बनाए होते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है, उस कार्बनिक यौगिक में कौन सा संकरण पाया जाता है। तो इस तरह से हम, अब ये संकरण क्या होता है इसके बारे में बखूबी जानकारी आपको मिलेगा इस चैप्टर में। तो ये 2, 3 या 4 टॉपिक ऐसे होंगे
जो आप लोग क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला वीडियो है। इस तरह से कंटिन्यू आपको वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। आप इजीली तरीके से क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही कम दिनों में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि आप पर डे, डेली बाय डेली जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरियल बाय सीरियल वीडियो जाती रहे, उसको एक एक करके देखते चलेंगे था। ये नहीं कि आज ये पहला वीडियो है, फिर आप 5वां वीडियो देखेंगे, फिर 10वां वीडियो देखेंगे। तो इस तरह से वीडियो देखने से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। मैं साथियों एक बात बता देना चाह रहा हूं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वह सब्जेक्ट का कंटेंट ही कुछ अलग होगा। आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, ऑनलाइन की दुनिया में, आप सोचेंगे घर बैठे हम वो चीज कैसे जानकारी कर पाएंगे। आपके बिना पूछे हुए क्वेश्चनों का भी आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक बारीकी से बारीकी चीजों को बताते हुए, और आपके ये चैप्टर चलेंगे। तो चलिए रेडी हो जाइए। पहला हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन जानते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन क्या होता है। इसमें लिखा होता है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इस हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, और उनके हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या होते हैं। हमने हाइड्रोकार्बन के बारे में भी जानना है और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न के भी बारे में जानना है कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है और उनके व्युत्पन्न क्या होते हैं। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उनका, तो उसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन बोला जाता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन कहलाता है। इनके द्वारा हमारे शरीर में जंतुओं, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले जितने भी चीज होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वनस्पति जगत में पाए जाने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं, सब इस कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। बहुत ही जटिल इसमें कंपाउंड पाए जाते हैं, बहुत ही जटिल यौगिक पाए जाते हैं। इसलिए जो भी हमारे शरीर के अंदर, जीव जंतुओं के अंदर जो भी कंपाउंड पाया जाएगा, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक जो कार्बनिक रसायन है, इसमें दो चीज हमने पढ़ा है। एक पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, एक हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ध्यान समझिएगा, हाइड्रोकार्बन। और एक हमको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। तो जब आपको कार्बनिक यौगिक के वर्गीकरण में पढ़ाऊंगा, कार्बनिक यौगिकों का भाग में पढ़ाऊंगा, तो उसमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के विषय में बहुत अधिक ज्यादा जानकारी मिलेगी, बहुत अधिक चर्चाएं होंगी। और ये हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से बना हुआ है, उनके कितने भाग होते हैं, इसके बारे में भी उस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जो टॉपिक आया है, इस टॉपिक में बता दे रहा हूं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। उसमें दो टॉपिक आया है, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। इस व्युत्पन्नों को मैं लिख लेते हैं और समझ लेते हैं होता क्या है। इसकी विस्तृत जानकारी जो होगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो समझ लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रो समझिएगा ध्यान से, ये हाइड्रो एक होता है, एक होता है हाइड्रो और एक होता है कार्बन। दो पार्ट है, एक होता है हाइड्रो और दूसरा क्या होता है कार्बन। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। यानी जो यौगिक, बात समझिएगा, जो यौगिक, अगर आप लोग अभी भी पेन और कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो उसको लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं डिफिनीशन बोल रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप लिख भी सकते हैं, या यहां पर डिफिनीशन लिख भी दिया गया है। तो आपको जैसे मर्जी वैसे पढ़िए, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए और एक एक डिफिनीशन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चलिए, तभी हर टॉपिक समझ में आएगा। तो यहाँ पे होता है हाइड्रो और उसके बाद कार्बन। जब हाइड्रो मतलब होता है हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन होता है। तो जब वह यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है,
कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। जैसे ध्यान समझिएगा, CH4 इसको हम बोलते हैं मेथेन। हाई स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम? मेथेन बोलते हैं। तो यह एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। CH4 जो है वह एक प्रकार का क्या है? हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जितने भी कंपाउंड बनेंगे वो सभी हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर एक प्रॉब्लम को बताइएगा, उसका समाधान नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपके सभी कमेंटों को बारीकियों से ध्यान में दिया जाएगा और आने वाले वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है तो हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। अब आता है हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, अभी बताया हूं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, हटा करके, इसको क्या करना है? रिमूव करना है। एक हाइड्रोजन को क्या करना है? रिमूव करना है। तो एक हाइड्रोजन को रिमूव करके आप कोई अन्य एलिमेंट जोड़ दिया। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। अब हाइड्रोजन ना जोड़ के कोई अन्य जोड़ दिया, जैसे मान लो हमने जोड़ दिया CH3 तो है ही है, NO2 हमने जोड़ दिया, NH2 हमने जोड़ दिया, OH हमने जोड़ दिया। मतलब कहने का कि एक हाइड्रोजन को, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, हटा करके जो भी प्रतिस्थापी समूह जोड़ते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? प्रतिस्थापी समूह होते हैं। अब प्रतिस्थापी समूह क्या होता है? जब नाम को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो इसलिए कंटिन्यू आप वीडियो क्या करते रहिए, देखते रहिए। तो प्रतिस्थापी समूह को जोड़ा जाता है तो उस प्रकार के बनने वाले जो भी कंपाउंड होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। जैसे मान लीजिए इसमें एक हाइड्रोजन को हमने हटा दिया तो बच गया CH3, और एक हाइड्रोजन जोड़ दिया या हम OH समूह ही जोड़ दिए तो वह उस प्रकार के यौगिक जो होगा हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न हो जाएगा। OH ना जोड़ के कहोगे सर जी आप X जोड़िए, X की जगह पर हमने जोड़ दिया Cl जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया। अब क्लोरीन जो कहोगे सर ब्रोमीन जोड़ दीजिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? ब्रोमीन जोड़ देंगे। ये जितने भी कंपाउंड होते हैं ये सब हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। अब बात आ गई कि सर कार्बनिक ऑर्गेनिक शब्द कहां से उत्पत्ति हुई थी? तो सन 1815 में, यहां पर मैंने एक बात नोट कर देना चाहता हूं कि सन 1815 में स्वीडन का एक वैज्ञानिक था, स्वीडन का वैज्ञानिक, (1815) में स्वीडन का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वर्जिलियस। तो 1815 में स्वीडन का रहने वाला वैज्ञानिक वर्जिलियस ने ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति की थी। किसकी शब्द की उत्पत्ति की थी? ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति की थी। किस वैज्ञानिक ने? वर्जिलियस ने। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति की थी। अब ऑर्गेनिक शब्द की उत्पत्ति कहां से किया था? तो जीव जंतुओं में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में जितने भी यौगिकें पाई जाती है, उन सभी यौगिकों को उन्होंने विस्तृत अध्ययन किया और वहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकाला। चूंकि जीव जंतुओं में पाए जाने वाले यौगिकों का हम अध्ययन, उसका संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, उसको हम निकाल नहीं पाते हैं, उसको हम खोज नहीं कर पाते हैं, उसको हम बना नहीं सकते हैं, ये किस वैज्ञानिक ने बताया था? वर्जिलियस ने बताया था। लेकिन बाद में चल करके हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का विघटन किया गया, हर एक कंपाउंड को लैब में प्रयोग करके और उनको बनाया भी गया। तो इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत भयानक रूप लेकर के और रसायन विज्ञान के शाखा के अंतर्गत आई। और उसी के लिए हम ऑर्गेनिक जितना ध्यान से हम लोग अकार्बनिक पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा ध्यान से हम ऑर्गेनिक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो भी सिस्टम आते हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होते हैं।
वो जो भी सिस्टम होते हैं वो बाहर के बनाए हुए सिस्टम होते हैं। हर एक कंपाउंड का अलग अलग बेसिकली रूल होता है। तो इसलिए हम जितना ध्यान से हम अकार्बनिक पढ़ते हैं उससे दोगुने ध्यान से हम कार्बनिक रसायन को पढ़ा जाता है। बात समझा गया? तो ऑर्गेनिक शब्द, ये हमारा ऑर्गेनिक शब्द रहा। तो इस ऑर्गेनिक शब्द का फर्स्ट जो खोज करने वाला वैज्ञानिक था वो बर्जीलियस था। कहां कराने वाला था? स्वीडन कराने वाला था। और किस सन में किया था? 1815 में किया था। एनी प्रॉब्लम? इतनी इस बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं कि कार्बनिक रसायन तो हम पढ़ लिए, अब कार्बनिक यौगिक क्या होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है अभी बताया हूं मैं, जस्ट क्या बताया हूं कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न दिया है ना, ये दोनों चीज होते हैं। हाइड्रोकार्बन और उनके जो भी व्युत्पन्न होते हैं वही कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। यानी जिसमें वह यौगिक जिसमें कार्बन हाइड्रोजन भी हो और उनके अलावा कोई व्युत्पन्न तत्व भी शामिल हो, इस प्रकार के यौगिकों को हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अब तक लगभग 5 लाख से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंडों की खोज हो चुकी है। अब तक अधिक से अधिक 5 लाख से भी अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंडों की खोज हो चुकी है। वर्थले नामक वैज्ञानिक ने 1856 में, मैंने बोला ना कि वर्जिलियस ने क्या बताया था? वर्जिलियस ने बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऑर्गेनिक यौगिकों को कभी तोड़ा नहीं जा सकता है, कभी लैब में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन आया 1856 में वर्थले नामक वैज्ञानिक ने पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रयोग किया था उसका नाम था मेथेन। क्या क्या था? मेथेन। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज लैब में किसका हुआ था? तो आप बता सकते हैं कि मेथेन का हुआ था। मेथेन एक बहुत ही, या ऐसे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की खोज लैब में माने प्रयोग हुआ था, ये भी कह सकते हैं प्रयोग हुआ था लैब में, वो किस वैज्ञानिक ने किया था? वर्थले नामक वैज्ञानिक ने किया था। एनी प्रॉब्लम? और किस तरह से किया था? तो उन्होंने कार्बन को लिया था और हाइड्रोजन को लिया था। इन कार्बन और हाइड्रोजन को कम से कम 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर? 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हीट किया, और जैसे ही हीट किया तो वहां से मेथेन की प्राप्ति हो गई। किसकी प्राप्ति हो गई? मेथेन की। कार्बन का टुकड़ा लिया और उसमें 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया। कार्बन का टुकड़ा लेकर के अब 1200 डिग्री ताप पर हाइड्रोजन गैस को लगातार प्रवाहित किया तो वहां से निकला मेथेन। तो ये भी कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला कंपाउंड लैब में बर्थले ने 1856 में किया। वो भी किस प्रकार किया मैं आपको बता चुका हूं। अब देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे और कौन कौन से हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैंने बताया अभी कि CH4 भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3Cl भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH3OH भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H5OH भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C2H6 ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो आपका बेंजीन बनता है, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है? C6H6, ये भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कहने का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ही। कार्बन, ध्यान समझिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही। इनके साथ साथ जब हाइड्रोजन को हटाएंगे और कोई अन्य, जैसे मान लो Cl जुड़ गया, Br जुड़ गया, OH जुड़ गया, ये भी जब जुड़ता है तो वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सर कितने तत्व ऐसे आते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं? क्या सर 118 तत्व ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं।
118 तत्वों में कुछ ही ऐसे तत्व हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आते हैं। तो सर बता दीजिए वो कौन कौन से तत्व, तो मैं तो बताना ही है। उस तत्व के बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन से तत्व है और उस तत्व की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, किस प्रकार से कार्बन से संयोग करते हैं, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो ध्यान से इस वीडियो को पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आगे कंटिन्यू बढ़ते रहिए। एनी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप जाकर के बताने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं कि कार्बनिक यौगिक में कितने तत्व पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक में कितने तत्व पाए जाते हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं तत्व। कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं इसकी जानकारी ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने कार्बन तो श्योर है कि पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, ऑक्सीजन पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाएगा, हाइड्रोजन पाया जाएगा, फास्फोरस भी पाया जाता है। माने यही मतलब मेन तत्व है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फास्फोरस भी होता है, पी भी होता है, जो कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है। इतने ही तत्वों से मिलकर हमारा कार्बनिक यौगिक बना हुआ है। अब हम चलते हैं कि जो हमारा तत्व ये है, तो इन तत्वों की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। संयोजी कोष का क्या होता है, ये तो कभी हम नाम सुने ही नहीं है। अगर आप सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जरूर आप फर्स्ट पार्ट में संयोजी कोष यानी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए होंगे किसी तत्वों का। उन तत्वों के अंतिम कक्षा में उपस्थित तत्व इलेक्ट्रॉनों को ही, जो भी तत्वों के अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। उसी को संयोजी कोष बोलते हैं। सो उसका नाम संयोजी कोष क्यों पड़ा है, ये भी कह सकते हैं ना कि वैलेंस सेल ही उसका नाम क्यों पड़ा है। इसलिए पड़ा है क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। हाई स्कूल में पढ़े होंगे संयोजकता किसे कहते हैं, वैलेंसी किसे कहते हैं। तो जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के माध्यम से उनकी संयोजकताएं निकाली जाती है। तो संयोजी कोष में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर एक बार दिखला दीजिए कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7। तो चलिए हम दिखला देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p2, बताइए 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये दूसरी कक्षा है कि नहीं है, तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, यानी जो अंतिम कक्षा होता है उसी को संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं। यानी कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई संयोजी कोष में, 4 हो गई। सर हाइड्रोजन का दर्शा दीजिए, बता दीजिए। चलिए हाइड्रोजन का लेते हैं। हाइड्रोजन में हमने फ्लोरीन को ले लिया या क्लोरीन को ले लिया, मान लो क्लोरीन को ले लिया 17 को, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। देखिए 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 5 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब बताइए तीसरी कक्षा यानी अंतिम कक्षा है, बताइए अंतिम कक्षा में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के माध्यम से संयोजकता दर्शाया जाता है, संयोजकता को प्रदर्शित किया जाता है। और वही संयोजकता दर्शाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो इतनी बात हमारी क्लियर समझ में आ गई होगी। अब इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, इसका लुईस डॉट सिंबल क्या होता है। सर लुईस डॉट क्या होता है,
तो लुईस डॉट मतलब होता है कि उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में भाग लेते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को किसी संकेत के द्वारा, किसी भी संकेत के द्वारा जब प्रदर्शित कर देंगे तो उसी को बोला जाएगा लुईस डॉट सिंबल। तो चलिए, कार्बन में कितने होते हैं? 1 2 3 और 4, यानी कार्बन में कितने टोटल संयोजक, देखिए हम बिंदु द्वारा प्रदर्शित कर देना, इसी को बोलते हैं लेविस डॉट सिंबल। अब सर ये क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से बनता है, क्योंकि ऑर्गेनिक हमारा टॉपिक क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किस प्रकार से बनता है, इसी की जानकारी के लिए हम इसमें जो भी तत्व शामिल होंगे उन सभी तत्वों के बारे में जानेंगे। ये हो गया हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 1 होती है। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या, देखिए ये 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रॉन को चारों दिशाओं में प्रदर्शित करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं? पेयर्ड करते हैं, जोड़ा बनाते हैं, माने पहले एक और फिर 2-2। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है पहले सिंगल ही आया है। कुछ समय के बाद जब वो इंसान सक्सेस हो गया है या जब उसकी जरूरत पड़ी है तब वो जोड़ा इंसान बना है, लेकिन आया दुनिया में है तो सिंगल ही आया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है, इंसान भी अनपेयर्ड ही है, लेकिन कुछ समय के बाद वो पेयर्ड होता है। शुरुआत में ही पेयर्ड नहीं हो जाता है, कुछ समय के बाद युग्मक बनता है। शुरुआत में वो हमेशा एकल अवस्था में, सिंगल अवस्था में रहता है। तो इसलिए हम सभी इलेक्ट्रॉनों को पहले एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे और फिर जाकर उसका जोड़ा क्या बताए, 2 2 4 2 6 हो गया। अब आते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 5। कैसे पता करेंगे? पहले एक, उसके बाद क्या करेंगे? जोड़ा कर देंगे। देखिए 2 और 3 5 हो गए। फिर हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। पहले एक और फिर से क्या करेंगे? जोड़ा कर देंगे। जोड़िए, 2 2 4 2 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे सर एक किए, कैसे जोड़ा किए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जब लुईस डॉट सिंबल खत्म हो गया तो एक आपका आ गया टॉपिक कि इसकी संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता जिसको बोलते हैं वैलेंसी, क्या बोलते हैं? वैलेंसी। संयोजकता किसे कहते हैं? ये एलिमेंट होता है, ये वैलेंस सेल में, नंबर ऑफ वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लुईस डॉट होता है, इसका इंग्लिश वही होता है। तो अब बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? अब मैं आपको समझ में आ जाएगा कि जिसके इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे, अनपेयर्ड मतलब सिंगल अवस्था में जिसके जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी संयोजकता भी उतनी ही होगी। जो जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी संयोजकता नहीं, जो सिंगल अवस्था में जिस तत्व के जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही उसकी क्या हो जाएगी? संयोजकता। बहुत ही अच्छा ट्रिक है और अपने माइंड में बैठा लीजिएगा कि जितने भी तत्वों को हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं उनके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित करते हैं। जितने सिंगल अवस्था में आते हैं इलेक्ट्रॉन वही उनकी वैलेंसी होती है। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए? 4 हो जाएगी। किस प्रकार से 4 हो जाएगी? क्योंकि इसके 1 2 3 4 है। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा वैलेंसी? 1 हो जाएगी। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना हो जाएगी? ये बताइए, सिंगल अवस्था में है ना, तो कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि ये जुड़ा अवस्था में नहीं होता है, सिंगल अवस्था में। उसके बाद नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो जो भी कार्बनिक यौगिक में तत्व शामिल होंगे उन सभी तत्वों की आप संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से लेकर के उसकी वैलेंसी भी आसानी तरीके से ज्ञात कर सकते हो। अब कहो कि सर ये वैलेंसी आप क्यों बताए हमको, क्या जरूरत है यहाँ संयोजकता बताने की? तो बाबू संयोजकता इसलिए बताया जाता है क्योंकि संयोजकता में उपस्थित जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बंध बनाने में सहायक होते हैं। अब सर ये बंध क्या बता दिए, आप समझ में नहीं आ रहा है बंध क्या होता है? तो बंध वही होता है जिससे यौगिक बनता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कार्बनिक यौगिक। तो
आवाज क्लियर जा रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक होता है जब बंध की सहायता से जुड़ा होता है। कोई प्रॉब्लम? तो बंध की सहायता जुड़ा होता है। अब बताइए कार्बन है तो कार्बन में टोटल कितने बंध लगेंगे? 4 बंध लगेंगे, वही उनकी संयोजकता बतलाएगा। हाइड्रोजन में कितने बंध लगेंगे? ओनली फॉर 1 बंध लगेंगे। ऑक्सीजन में कितने बंध लगेंगे? केवल 2 ही बंध लगेंगे। नाइट्रोजन में कितने बंध लगेंगे? 3 बंध लगेंगे। और हाइड्रोजन में कितने बंध लगेंगे? तो हाइड्रोजन में लगेंगे सिर्फ 1 बंध लगेगा। ये इसकी संयोजकता बता दी कि जो कार्बनिक यौगिक में पाए जाने वाले तत्व होंगे उन तत्वों में कितने बॉन्ड जुड़ सकते हैं, ये पूरा बायोडाटा आपके सामने दे दिया गया है। तो इसको लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं कि जो ये तत्व होते हैं इसमें सर एक बात और बता दें, क्या बार-बार बोल रहे हैं कि बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है समझिए। एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए हमने कर दिया ऑक्सीजन को ले लिया, ध्यान समझिएगा, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 2, 2 4 और 2 6 इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉनों को, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते क्या है? ध्यान समझिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहें? देखिए, जो भी जुड़ा अवस्था में इलेक्ट्रॉन आएगा, ये जुड़ा अवस्था में है और ये भी जुड़ा अवस्था में इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को हम बोलेंगे पेयर इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो जोड़ा अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब होता है युग्मित। क्या होता है? युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा सर, ये कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसको ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अच्छा सर, ये क्यों बता रहे हैं युग्मित और अयुग्मित? अब आपकी मजेदार बात आएंगी कि ये क्यों बता रहे हैं। बाबू, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना समझिएगा, जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंध बनाने में सहायक नहीं होते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बंध बनाने में सहायक नहीं होते। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है यह बंध बनाने में सहायक होता है। यह बंध बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध नहीं बनाता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाता है। तो जस्ट इसके बाद में बताया हूं, बताइए, ये 4 अनपेयर्ड है तो बंध बनाया है 4, ये 1 अनपेयर्ड है तो 1 बंध बनाया है। ये बताइए, ये वाला और ये वाला 2 ही ना है हमारे अनपेयर्ड के रूप में, देखिए डबल बॉन्ड बना है कि नहीं बनाया है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी तत्व शामिल होते हैं उसमें पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का महत्व कितना होता है। जो जोड़े अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कभी बंध नहीं बनाते हैं, और जो सिंगल अवस्था में इलेक्ट्रॉन होते हैं सदैव बंध बनाना मतलब क्या होता है? जुड़ना। मतलब जो पहले से इंसान जुड़ चुका है, जिस इंसान की पहले से शादी हो चुकी है, क्या वो चाहे कि हमारी दोबारा शादी हो? कभी नहीं, क्योंकि वो शादी हो गया है ना, उससे खुद वो पछता रहा कि हमने शादी क्यों किया, हमने सिंगल अवस्था ही अच्छा था, तो कभी भी शादी करने की कोशिश नहीं करेगा। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं वो क्या किसी से जुड़ने की कोशिश करेंगे? कभी नहीं, कतई नहीं जुड़ेंगे।
जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉन जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बात समझ में आ गई मेरी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करते हैं, जुड़ते हैं। इसको लिखना है तो एक बार नोट कर लीजिए आप लोग, इसको लिखना है तो लिख सकते हैं। अब आते हैं हम कि कार्बनिक यौगिकों के मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं। कार्बनिक यौगिकों की मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी होती है, ये मुख्यतः यहां पर लिख सकते हैं। ये जो होती है मुख्यतः कार्बन के यौगिक होते हैं। सही बात है भाई। जिस यौगिक में कार्बन नहीं होगा वो कभी भी कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। बता सकते हैं कि जिसमें कार्बन नहीं होगा, जिसमें कार्बन नहीं होगा वह कभी भी कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। लेकिन जिसमें कार्बन होता है वो क्या कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। कार्बन के अतिरिक्त इनमें से कौन कौन से तत्व शामिल हो सकते हैं बताया मैं। हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, इत्यादि तत्व शामिल हो सकती हैं। कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल हो सकते हैं अभी मैंने बताया, रखिए यहां पर बताया हूं। एनी प्रॉब्लम। इन सभी मुख्य बिंदुओं को मैं लेकर चल रहा हूं। फिर वहां पर इनकी संरचना जटिल होती है। जो इनकी संरचना होती है वो जटिल होती है। क्यों? क्योंकि ये यौगिक जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। आज जीव जंतुओं में पाए जाने के कारण इनकी जटिल कितनी जो भी संरचनाएं होंगी वो बहुत ही जटिल होगी। तो क्या सर जटिल संरचनाओं को हम नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल पढ़ेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में पढ़ेंगे। उन सभी संरचनाओं के बारे में पढ़ा जाएगा। अगला क्या है, इनके गुण देखा जाए तो इनके जो गुण होते हैं वो क्रियात्मक समूह पर निर्धारित किए जाते हैं। ये जो होते हैं इनके जो गुण होते हैं वो क्रियात्मक समूह पर द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल का ग्रुप है, हाइड्रोजन का ग्रुप है, ईथर का ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप है। यानी कौन से फंक्शनल क्रियात्मक समूह का ग्रुप है उसके द्वारा इसके यौगिक ज्ञात किए जाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं इसके में कि मान लीजिए हमने लिख लिया CH3OH, एल्कोहल का फंक्शनल एल्कोहल का ग्रुप का ये यौगिक कार्बनिक यौगिक है। हमने कर लिया CH3COOH, ये COOH जो आ गया यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप हो गया। तो इसमें बहुत सारे फंक्शनल क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। और कौन कौन से पाए जाते हैं एक एक चीजों को हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें जो भी होता है आवश्यक रूप से सहसंयोजक बंध, इनमें जो होता है आवश्यक रूप से सहसंयोजक बंध मिसप्रिंट हो गया है तो ध्यान समझ लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, बंध उपस्थित होता है। इसमें आवश्यक रूप से सहसंयोजक बंध, कौन सा बंध? कोवैलेंट बॉन्ड ही पाया जाता है। मैक्सिमम 99% कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाएगा। आयनिक बंध नहीं पाया जाता है। उप सहसंयोजक बंध कहीं पाया जाता है, लेकिन कभी भी आयनिक बंध इसमें नहीं पाया जाता। वही क्या पाया जाता है? सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इनका गलनांक व क्वथनांक निम्न होता है। यहां पर लिखिए क्वथनांक, इनका गलनांक वो जो क्वथनांक होता है क्या होता है? निम्न होता है, यानी बहुत ही कम होता है। यह जल में अविलेय, यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। यह जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे? विलेय हो जाएंगे। ये ज्वलनशील होते हैं। ये कौन से क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। यह समयोता दर्शाते हैं। समयोता सर क्या हो गया? ये जो भी टॉपिक हैं ये कार्बनिक यौगिक के मुख्य बिंदु हैं। समयोता क्या होता है? आइसोमेरिज्म।
तो समझौता आप लोग ने एक चैप्टर बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको हम डिटेली पढ़ाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि CH3 CH2 CH2 और CH3 ये हमारा एक यौगिक है जो C4H 3 3 6 और 4 10 C4H10 बना हुआ है। अगर इसको बनाना चाहेंगे तो इस प्रकार भी यहां बन सकता है। देखिए C4H10 है कि नहीं है, इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि समान और सूत्र वाले की अलग अलग संरचनाएं होती है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग गुण होते हैं और सूत्र समान होना चाहिए। देखो इसको क्या बोल सकते हैं C4H10 और इसको भी क्या बोल सकते हैं हम C4H10। इनके और सूत्र समान है परंतु इनकी संरचनाएं क्या है, भिन्न भिन्न है। वो उसको हम बोलते हैं समावयवी। एक दूसरे के क्या है, समावयवी है। इन्हीं गुणों को समावयवता कहते हैं। ये कुछ मुख्य पॉइंट है, एक बार और मैं रीजन कर दे रहा हूं कि ये मुख्यतः कार्बन के यौगिक होते हैं। अरे भाई जब कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन के ही यौगिक होंगे। जब इंसान का बच्चा है तो इंसान ही का ना बच्चा होगा कि जानवर का बच्चा कहलाएगा, जानवर का बच्चा तो नहीं कहलाएगा। तो जिसका कंपाउंड हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या वही नहीं होगा तो कैसे कहला पाएगा। अब कहोगे सर यहां पर थोड़ा बहुत अकार्बनिक बारे में बता दीजिए। अकार्बनिक यौगिक के बारे में भी थोड़ा यहां पर डिस्कस कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। अगर ये मुख्यतः कार्बन का होगा तो वह किसी भी तत्व का होगा। क्या? अकार्बनिक किसी भी तत्व का होगा। कार्बन के अतिरिक्त इनमें ये चीज पाया जाता है ना, और उसमें कोई भी तत्व को जोड़ दो NH3 H2SO4 ये सब क्या हो जाएंगे, अकार्बनिक हो जाएंगे। यानी उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए, किसमें, अकार्बनिक में। और जैसे ही कार्बन आ गया क्या हो गया, कार्बनिक हो गया। एनी प्रॉब्लम? इनकी संरचना जटिल होती है लेकिन अकार्बनिक की संरचना जटिल नहीं होती है। इनका गुण जो होता है क्रियात्मक समूहों पर निर्भर करता है, लेकिन अकार्बनिक का गुण किसी भी समूह पर निर्भर नहीं करता है, जो आता है वही मिलकर बना लेता है। इनमें आवश्यक रूप से सहसंयोजक बन पाए जाते हैं। किसमें? कार्बनिक में। लेकिन अकार्बनिक में मैक्सिमम आयनिक बन पाए जाते हैं। कौन से बन पाए जाते हैं? आयनिक बन पाए जाते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, लेकिन अकार्बनिकों का गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है, हाई होता है। यह जल में अविलय माने जल में यह घुलता नहीं है। कौन? कार्बनिक यौगिक। लेकिन उनके विलायक में, और कार्बनिक यौगिक के विलायक क्या हो जाएंगे, जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इस सब में क्या हो जाएंगे, मेथेन को एल्कोहल में डालोगे तो घुल जाएगा, क्योंकि एल्कोहल क्या हो गया, कार्बनिक विलायक हो गया। लेकिन उसको जल में डालोगे तो घुलेगा नहीं। किसको? मेथेन। बात समझा गया? यह ज्वलनशील होते हैं तो अकार्बनिक ज्वलनशील नहीं होते हैं। इनमें समयता पाई जाती है तो उसमें समयता नहीं पाई जाती। एनी प्रॉब्लम? तो इस तरह से इसके कार्बनिक यौगिक के मुख्य बिंदु हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए। लगन का समय चल रहा है और देखिए बारात यहां से गुजर गई तो इसीलिए कुछ आवाजें आ रही हैं सॉन्ग की, तो सॉन्ग को सुनकर भी मजा लीजिए और टॉपिक को पढ़कर भी मजा लीजिए। दोनों काम को मजा लेना है। आवाज को सुनिए, गाने को सुनिए, उससे मजा लीजिए और टॉपिक को पढ़कर भी मजा लीजिए। क्योंकि बारात लगन का समय चल रहा है ना, तो जहां ये वीडियो शूट हो रहा है उसके बगल से बारात जा रही है, तो इसके लिए आपको ध्यान से समझना, बस ओनली टॉपिक पढ़ना होगा। टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। कार्बन की आकृति। कार्बन की आकृति कैसे होती है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक, यानी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड बिल्कुल लिखा ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कार्बन की हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों की हम क्या करेंगे, आकृति को दर्शाएंगे। अब किसी भी यौगिक की बहुत तेज आवाज आ रही है, इस वीडियो को बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है।
तो कार्बन की जो आकृति होती है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, कार्बन की जो आकृति होती है वो संकरण पर निर्भर करती है। सर ये संकरण क्या होता है? संकरण एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके माध्यम से हम यौगिकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। संकरण एक ऐसा टॉपिक होता है जिनको हम यौगिकों को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत तेज ही साउंड आ रहा था, इतना तेज साउंड आ रहा था जैसे ही हम इस वीडियो में आपको बताया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी जुड़ा अवस्था में और सिंगल अवस्था में, वैसे ही यहाँ पर बात निकली और इतना जबरदस्त आवाज आया कि डिस्टरबेंस ज्यादा हो गया। अब का शांत माहौल है, तो चलिए हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हमने कहां तक पढ़ा था कि किसी भी कार्बन की जो आकृति होती है, कार्बन नहीं किसी भी कंपाउंड की जो आकृति होती है वो संकरण बताता है। और अकार्बनिक में संकरण हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो हमारा संकरण का वीडियो देख लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि किसी यौगिक की किस प्रकार से संकरण हो सकता है और उसकी आकृति कैसे होती है। तो मैं इसी टॉपिक पर मैं लेकर चल रहा हूं। जैसे हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बनाना है यानी कार्बन से जुड़े होने चाहिए। बताइए कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, यानी कार्बन को देखा जाए हम तो कार्बन के जो होते हैं एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा, यानी जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। किस अवस्था में देखा जाए तो s का 2 और p के हम जानते हैं कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz, तो कितने हो जाएंगे 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट यानी मूल अवस्था, इसको हम बोलते हैं मूल अवस्था। तो मूल अवस्था में बताइए अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 हैं। तो क्या कार्बन की वैलेंसी 2 ही होती है? नहीं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, लेकिन मूल अवस्था में इसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है। इसीलिए इसके मूल अवस्था जो होता है अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है, इसके द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो सर 4 आप कैसे बताए थे कि इसकी वैलेंसी 4 होती है? तो आइए मैं बताता हूं। जब हम कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम कक्षा में जब कोई ऑर्बिटल कक्षक जैसे px हुआ, py हुआ, pz हुआ अगर खाली रह जाता है तो उसी कक्षा के जो जोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डिस्टर्ब करता है। यानी ये जो खाली इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां से एनर्जी जनरेट होती है और यही एनर्जी इसमें अटैक करती है और अटैक करके एक प्रकार के यहाँ के इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्या कर देती है? शिफ्ट कर देती है। यानी जब जोड़ा अवस्था में एक ही, याद रखिए ध्यान दीजिएगा कि एक ही कक्षा के जब किसी कक्षक में जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और उसी कक्षा के कोई ऑर्बिटल खाली रहेगा तो वहां से जब सिंगल वाले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जैसा है वह अस्थायी है, लेकिन या तो जोड़ा होना चाहिए नहीं तो खाली होना चाहिए। अगर खाली है तो जोड़े वाले पर इफेक्ट डालेगा और इफेक्ट डाल करके एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा 1s2 2s1, यहां से कितना गया है और 2p, 2 की जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए ध्यान से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर देखिए ध्यान से 1 2 3, यानी टोटल इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या हो गई वो 4 हो गई। इसीलिए एक्साइटेड, इसको बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोलते हैं? उत्तेजित अवस्था। और उस उत्तेजित अवस्था में ये 4 वैलेंसी दे दिया। अब बताइए जब 4 वैलेंसी दे दिया तो एक s ऑर्बिटल मिला है, अब p के कितने ऑर्बिटल मिले हैं? 3 ऑर्बिटल मिले हैं। तो इस प्रकार कार्बन पर sp3 संकरण होता है। अब sp3 संकरण सभी क्या होता है? माने एक s कक्षक के
और p कक्षक के 3 ऑर्बिटल आपस में भाग लेकर के कार्बन के 4 बॉन्ड का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इसकी आकृति कैसे हो जाएगी, इसकी संरचना कैसे हो जाएगी, तो sp3 की संरचना जो होती है वो चतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है, तो इस प्रकार होती है। चतुष्फलकीय इसकी क्या होती है, संरचना होती है, चतुष्फलकीय। और जो बीच का एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। सर किस प्रकार बना है थोड़ा एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, देखिए ध्यान से, काहे नहीं बताएंगे, हम बताने के लिए ही तो उपस्थित हुए हैं। CH4 कार्बनिक यौगिक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। यानी बीच में जो होगा वो कार्बन हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और इसके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो इसकी आकृति बन गई है वो टेट्राहेड्रल बन गई। बात समझेगा ना, तो जो भी आकृति बनेगी कार्बनिक कंपाउंड की वो बनेगी टेट्राहेड्रल बनेगी। अब आता है कि कार्बनिक यौगिकों में बंध किस प्रकार होता है। कार्बनिक यौगिकों में बंध किस प्रकार पाया जाता है, तो जो भी इसमें बंध पाया जाता है, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, जो भी इसमें बंध पाया जाता है, जो भी बंध होता है, बॉन्ड होता है इसमें, वो बंध जो होता है अतिव्यापन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अतिव्यापन, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के द्वारा। अब सर बताएंगे सर ओवरलैपिंग क्या होता है, तो अकार्बनिक वाले चैप्टर में जब बॉन्ड का हम चैप्टर पढ़ाए, रासायनिक बंध का हम चैप्टर पढ़ाए हैं, तो उसमें सबका डिफिनीशन सहित हर चीज आपको डीपली में एकदम बता दिया गया है कि ओवरलैपिंग अतिव्यापन क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता देना चाहूंगा कि ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से मिल करके एक नए प्रकार का ऑर्बिटल मिलता है। किस प्रकार मिला हुआ है, किस प्रकार 2 ऑर्बिटल आपस में मिले हुए हैं, 2 कक्षक किस प्रकार मिले हुए हैं, इसी घटना को हम बोलते हैं अतिव्यापन। अब अतिव्यापन के द्वारा 2 तरह के बॉन्ड का निर्माण होता है। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, और एक होता है पाई बॉन्ड। क्या होता है, पाई बॉन्ड। एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है क्या चीज, पाई बॉन्ड। तो जो कार्बनिक यौगिक में बंध पाया जाएगा वो सिग्मा बंध भी पाया जाएगा और पाई बंध भी पाया जाएगा। किस प्रकार सिग्मा बंध पाया जाएगा और किस प्रकार पाई बंध पाया जाएगा, इसी को ध्यान से समझना है। कैसे पाया जाएगा समझिएगा ध्यान से, इसके डिफिनीशन में एक एक करके लिख दे रहा हूं, और इसका डिफिनीशन ध्यान से देखिएगा कि जब 2 s ऑर्बिटल कक्षक, मतलब एक s और दूसरा भी s, या जब एक s तथा एक p कक्षक, यानी s और p कक्षक आपस में जब ओवरलैप करेगा, तो इसके द्वारा जो बंध बनेगा, इसके द्वारा जो बंध बनेगा उसको बंध को हम बोलेंगे, इसके द्वारा जो बंध बनेगा हमारा, इस हम बंध को बोल देंगे सिग्मा बंध। यानी जब हम बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जब ओवरलैपिंग कराएंगे, तो एक का एस कक्षक और दूसरे का पी कक्षक, कहो कि सर एस और पी कैसे मिलेगा, तो हाइड्रोजन को 1s1 लिखा जाता है, इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और कार्बन को हमने बताया कि अंतिम कक्षा में 3 होते हैं, जिसमें 1 2 3 और यहाँ पर एक एस आ जाएगा। ये एक एस और एक पी मिलेगा। ये पी क्या है, पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, जस्ट पीछे में बताया हूं। ये क्या है, एस का है। किसका है, ये एस का है। तो जब एक एस का और एक पी का मिलेगा तो एसपी संकरण का निर्माण करेगा। सदैव 2 एस कक्षक मिलते हैं या एक एस और एक पी मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करता है हमेशा। यानी कह सकते हैं कि नोट के ये बहुत बढ़िया चीज लिख सकते हैं कि जिस यौगिक में
सिंगल बॉन्ड, ऐसे लिख सकते हैं, जिस यौगिक में सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाता है वह सदैव सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। जहां सिंगल बॉन्ड मिलेगा, जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा वो सदैव सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। और पाई बॉन्ड किसे कहते हैं? तो पाई बॉन्ड कहते हैं हम कि जब पाई बॉन्ड ध्यान समझिएगा कि जब दो पी कक्षक आपस में साइड टू साइड, यानी हम जानते हैं ना कि पी कक्ष को क्या करती, कुछ इस प्रकार डंबलाकार होती है। पी कक्ष को क्या करती, डंबलाकार होती है। तो ये हेड टू हेड मिले हैं, जब हेड टू हेड मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन यही जब पी कक्षक आपस में साइड टू साइड, देखो यहाँ पर किस तरह से मिले हैं, साइड टू साइड मिले हैं, तो यहाँ पर पाई बंध का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो जब दो पी कक्षक आपस में साइड टू साइड ओवरलैप यानी अतिव्यापन करते हैं तो उसके द्वारा जो बंध बनता है वो सदैव पाई बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पाई बंध होता है। तो सिग्मा और पाई बंध के बारे में अकार्बनिक में बहुत अच्छी तरह से बताया गया है, तो वहां जाकर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि सिग्मा और पाई बंध किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है, कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है, इत्यादि चीजों की जानकारी वहां पर दिया गया है। समझ आ रहा है ना? हाँ चलो ठीक है। तो इत्यादि चीजों की जानकारी उसको वहां पर दिया गया है, तो इसलिए ध्यान से आप समझते रहिए। टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आने वाला है, टाइम पास करेंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते चलिए। तो जब पी कक्षक में अगर हेड टू हेड मिल जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड, और साइड टू साइड ऐसे मिलेगा, ऐसे इस टाइप के, तो वहां पर पाई बंध का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। अब ये पाई बंध पाया कहा जाता है? तो जो भी पाई बंध होता है वह पाई बंध डबल बॉन्ड यानी जिसको बोलते हैं हम द्विबंध और या त्रिबंध में पाया जाता है। द्विबंध या त्रिबंध में पाया जाता है। तो जो पाई बंध का फॉर्मेशन होगा वो द्विबंध और त्रिबंध में। तो कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों में जो बंध पाया जाता है वह बंध सिग्मा बंध भी हो सकता है और पाई बंध भी हो सकता है। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमने एक यौगिक ले लिया, ए और बी के बीच में अगर सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो यह सदैव जो बॉन्ड होगा वह सदैव कौन सा बनाएगा, यह सिंगल बॉन्ड होगा, वो सदैव सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। यहां पर जो भी बंध होगा वह सदैव सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ए और बी के बीच डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक जो बॉन्ड होता है, एक बंध जो उसमें होता है वह सिग्मा बॉन्ड हो जाता है और दूसरा जो होता है पाई बॉन्ड हो जाता है। ए और बी के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक जो है सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा और दो जो है पाई बॉन्ड हो जाएगा। यानी सिग्मा बॉन्डों की संख्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए लागू होता है और पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया जाता है। जैसे कार्बन 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 और कार्बन, ये सभी जो होते हैं हमारे वो सिग्मा द्वारा बॉन्ड द्वारा ही क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे मान लो हम ले लिए सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां पर हाइड्रोजन हो गया, यहां पर, इसको लिख सकते हैं C2H4, इसको बोलते हैं एथीन बोलते हैं। बताइए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो बताइए सिंगल बॉन्ड तो कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा बॉन्ड है, बताइए, सिग्मा बॉन्ड है। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है, पाई बॉन्ड। इस प्रकार के फॉर्मेशन को नाइट्रोजन में देखा जाए, N2 में देखा जाए तो एक सिग्मा होता है और दो क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। इसकी विस्तृत जानकारी हमने अकार्बनिक में जो रासायनिक बंध वाला चैप्टर है उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है
कि सिग्मा और पाई बंध का फॉर्मेशन किस प्रकार से और कैसे होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो है आपका कार्बनिक यौगिकों में संकरण, यानी कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार से संकरण होता है, इसकी जानकारी हमको देना है। तो सबसे पहले आप लोग इसकी जानकारी लेने के लिए, नहीं, कार्बनिक यौगिकों में संकरण की जानकारी लेने के लिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दूसरा लेक्चर आपको ध्यान से देखना होगा। तो मैं आप लोग को लास्ट में ये बात बताना चाहूंगा कि जो भी अभी तक टॉपिक पढ़े हैं, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिया है। जैसे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफिनीशन पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसने हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न क्या हो सकते हैं, हमने पढ़ा। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक किस प्रकार से बनता है। फिर मैंने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हाइड्रोजन का अतिरिक्त और भी कोई पाया जाता है तत्व, तो उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिकों में पाए जाने वाले कितने तत्व हैं। इन सभी तत्वों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद आपका आ जाएगा हाइड्रोजन। ये सब जितने तत्व हैं, इन सभी तत्वों की लुईस संरचना क्या होती है, संयोजकताएं क्या होती है, किस प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इतनी जानकारी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा है कि इसमें कौन से पेयर्ड बॉन्ड पाया जाता है, कौन से अनपेयर्ड बॉन्ड पाया जाता है। उसके बाद हमने जानकारी लिया है कि इस कार्बनिक यौगिकों के मुख्य बिंदुएं कौन कौन सी होती हैं। ये जितने भी हमारे होते हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिकों की मुख्य बिंदुएं होती हैं। इन बिंदुओं को ध्यान से आप सभी लोगों को पढ़ना होगा। फिर आगे मैंने बताया कि कार्बनिक यौगिकों का संरचना कैसे होता है। इसकी संरचना होता है कैसा, समचतुष्फलकीय होता है, इस प्रकार से बनता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, इसलिए एक एस का और 3 पी का, देखिए एक एस का और 3 पी के ऑर्बिटल भाग में लेकर के और चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। जो भी कार्बनिक यौगिक होगा उस चतुष्फलकीय कार्बनिक यौगिक ही बनेगा। फिर हमें नेक्स्ट पढ़ा है कि किस प्रकार से बनता है बंध, कार्बनिक यौगिकों में बंध किस प्रकार से बनता है। तो सिग्मा और पाई बंध के बारे में हमने बहुत अच्छी जानकारी लिया कि सिग्मा और पाई बंध क्या होता है। फिर आगे जो हम लोग का टॉपिक रहेगा वो रहेगा अगले लेक्चर में कि कार्बनिक यौगिकों में संकरण किस प्रकार पाया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग को अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस लेक्चर में आपने जो भी बातें पढ़ा वो बहुत ही ध्यान से समझे होंगे और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए तैयार रहिए। आपको अगला लेक्चर कार्बनिक यौगिकों में संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार पाया जाता है, इसके बाद मैं आपको इस लेक्चर से विदा लेना चाहूंगा। और अंत में एक बात बोलना चाहूंगा कि बाबू अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को ध्यान से देख सके और देखने के बाद वो समझ सके कि वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ाया जाता है या किस तरह से पढ़ा जाता है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास भी होगा कि आप लोगों को ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मैं अगले लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का संकलन लेकर आऊंगा और उसको ध्यान से आप लोगों को देखना होगा। तो मैं आप लोगों से आज इस लेक्चर में विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्पॉन्सर के माध्यम से आप सभी लोगों को बाल दिवस की शुभकामनाएं। कल 14 नवंबर है तो बाल दिवस की आप सभी लोग की शुभकामनाएं रहेगा। और कल से जितने भी लेक्चर आएंगे वो आपके जिंदगी को बेहतरीन बनाने के लिए आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।